हेलो बच्चों। बच्चे, आज के क्लास में क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल डिस्कस किया जाएगा। आज इस चैप्टर का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस की जाएगी, जिसमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करूंगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लेक्चर पर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहें, जिससे इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब है कि ऐसे दो लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल होंगे और उनका मैक्सिमम पावर 1 होगा। ठीक है। अब इस यहाँ देखिए बच्चे, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पर a1, b1 और c1 ये फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट है, a2, b2 और c2 ये सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट है। यहाँ पर बच्चे c1 और c2, ये c1 और c2 या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड हो सकते हैं या तो दोनों राइट हैंड साइड होंगे, तब तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ठीक है। लेकिन अगर एक लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है, तो या तो हम दोनों को लेफ्ट हैंड साइड लेकर के रख लें या तो हम दोनों को उठा करके राइट हैंड साइड ले जाए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो एक इक्वेशन लेते हैं 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 और 2x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप देखिए, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें जो c1 है वो राइट साइड है और यहाँ जो c2 है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो या तो हम दोनों को राइट हैंड साइड कर लें या तो हम दोनों को लेफ्ट हैंड साइड कर लें। तो हम इक्वेशन नंबर 1 को ही ठीक कर लेते हैं या इक्वेशन नंबर 2 को भी ठीक कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन 2 है तो उसको लिख दो 2x प्लस 6y इक्वल टू, ये माइनस आप उस साइड ले जाओ राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है। तो इस तरह से दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गए। अब जो पहला इक्वेशन है इसकी जो कोफिशिएंट है a1, b1, c1 वो क्या है? तो a1 हो गया 3, b1 हो गया -5 और c1 हो गया आपका 6। और जो दूसरा इक्वेशन है उसकी कोफिशिएंट a2 जो कि 2 है ना, b2 जिसकी वैल्यू 6 है और c2 जिसकी वैल्यू 5 है। तो ये इनके कोफिशिएंट हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं बच्चे कि यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब है ना। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशंस है हमारे x और y के टर्म में, तो x और y, ये देखिए x हुआ और ये हुआ y, तो x और y की वो वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हूँ, एक नहीं बल्कि दोनों इक्वेशन में अगर हम x और y की वैल्यू रख दें और ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, तो हम उन्हें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। यानी x और y की जो वैल्यू होगी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कि किसी भी लीनियर इक्वेशन की कितने तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है। तो इसमें सपोज ये हमारा लीनियर इक्वेशन है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब अगर मान लो ऐसा हो कि a1 बाय a2 और b1 बाय b2 ये दोनों आपस में इक्वल ना हो, अगर ये दोनों आपस में इक्वल ना, यानी इनका रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं हुआ, तो ऐसे सिचुएशन में इसकी जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होंगे, पहला ये होगा कि जो इनकी सॉल्यूशन होगी वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? यूनिक। यूनिक का मतलब है कि x की एक वैल्यू होगी और y की भी एक वैल्यू होगी। ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन। ऐसा नहीं होगा कि x के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, y की एक से ज्यादा वैल्यूज है ना, x का भी एक वैल्यू होगा, y का भी एक वैल्यू होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये हो जाएगी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो जो हम ग्राफ देखेंगे दोनों का, वो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। यानी ग्राफ क्या होंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। इंटरसेक्ट, जो ग्राफ होगा इसका वो ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे। अगर दोनों का हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे
और थर्ड ये होगा, है ना, थर्ड ये होगा कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा वो आपका कंसिस्टेंट कहलाएगा, है ना, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, है ना, यानी ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। देखिए 3 पॉइंट हो जाएंगे इसके। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे आप इसको देखिए, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है और यहाँ 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर C1 और C2 दोनों लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो सबसे पहले देखो, पहला इक्वेशन का a1 कितना है, तो देख लो 1 है ना, इसके बगल में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1। b1 की जो वैल्यू है वो देखिए, तो y के इंटू में -1 हो जाएगा, है ना, तो b1 की वैल्यू -1 और जो c1 है वो होगा +2। उसी तरह दूसरे इक्वेशन का कोएफिशिएंट देखिए क्या है, a2 जो है वो है 2, b2 को हम लोग देख रहे हैं तो ये है -1 और जो c2 है वो देखिए क्या है, C2 की जो वैल्यू ये -1 हो गया और C2 की वैल्यू हो गया +1, ठीक है। तो अब अगर हम लोग a1/a2 निकालें, a1/a2, तो ये हमारा 1/2 हो जाता है। और अगर हम b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा -1/-1, यानी कि 1 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों सेम है, तो बोलोगे नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू b1/b2। अब a1/a2 की वैल्यू जब b1/b2 के इक्वल नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में देखिए जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। और जब हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसे देखिए ये ग्राफ हमने प्लॉट किया, तो ये ग्राफ जो है ना एक दूसरे को एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट होगा वो उसका सॉल्यूशन पॉइंट भी कहलाता है। जैसे ये मान लो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो गया, तो यही इसका सॉल्यूशन पॉइंट भी होगा। यानी अगर आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे तो वो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से y पर ड्रॉ करोगे तो वो y की वैल्यू हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे कंडीशन पर। देखिए, इफ even a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा बच्चे, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि अगेन इसके 3 पॉइंट निकल कर सामने आएंगे। एक होगा कि जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन में चला जाएगा, इसका मतलब इनके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, है ना, नो सॉल्यूशन। ना तो x की वैल्यू निकल पाएगी और ना ही y की वैल्यू होगी, ना तो x का कोई वैल्यू होगा ना ही y का वैल्यू होगा, है ना, यानी x और y के ऐसे कोई वैल्यू नहीं होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ पैरेलल होंगे, है ना, तो जो हमारा ग्राफ होगा, है ना, जो हमारा ग्राफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएंगे। और जो तीसरा पॉइंट होगा, देखिए तीसरा पॉइंट जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन का कहलाएगा वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट, है ना, इनकंसिस्टेंट। तो ये 3 पॉइंट होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स और वाई का कोई वैल्यू नहीं निकला जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। दूसरा, जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये ले लें कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 है, 6x माइनस 9y इक्वल टू 7 है। अब अगर मैं यहाँ a1/a2 निकालूं, a1/a2, है ना, तो ये हो जाएगा 2/6, दैट इज 1/3। अगर मैं b1/b2 निकाल लूँ, है ना, तो b1/b2 की जो वैल्यू आएगी देखिए -3/-9 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना है बच्चे, 1/3। और c1/c2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे c1/c2, तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। तो बताओ मुझे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि a1/a2 ये इक्वल हो गया b1/b2, बट ये नॉट इक्वल टू है c1/c2। इसका मतलब है कि ये जो है इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ये जो इक्वेशन है वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, मतलब नो सॉल्यूशन, ग्राफ विल बी पैरेलल एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा।
अब आइए देखते हैं थर्ड कंडीशन। अगर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हो जाए तो फिर से 3 पॉइंट आएंगे। एक कि जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट होएगा, है ना, यानी मेनी सॉल्यूशन, मेनी, और आप इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। यानी x के भी बहुत सारे वैल्यू होंगे और y के भी बहुत सारे वैल्यू होंगे जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। दूसरा होगा कि जो ग्राफ होगा, है ना, वो ग्राफ कैसा होगा, जो ग्राफ होगा वो कोइंसाइड कर जाएगा, है ना, कोइंसाइड कर जाएगा। कोइंसाइड का मतलब है कि एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ होगा। जैसे देखिए, आप इसको देख लीजिए, जैसे हमारा एक ग्राफ ये है और इसी के ऊपर हमारा दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा, है ना, इसी के ऊपर हमारा दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा। जब हम ग्राफ लोड करेंगे तो एक ग्राफ ये हो गया और इसी के ऊपर हमारा दूसरा ग्राफ भी आ जाएगा, यानी कुछ इस तरह से एक ग्राफ ये हो गया और दूसरा ग्राफ देखिए मैं इसी तरह दिखा देता हूँ। तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ कोइंसाइड हो जाएंगे और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग, और ऐसा जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग कंसिस्टेंट सॉल्यूशन ही कहेंगे। तो कंसिस्टेंट, है ना, कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन तो है लेकिन सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, इसलिए ग्राफ कोइंसाइड कर जा रहे हैं और ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जा रहा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। आइए इसके ऊपर हम लोग कुछ, ये हमारा टेबल के फॉर्म में मैंने आपको समझाया एक है ना, ये जैसे आप टेबल देख लीजिए, इस टेबल को देखिए तो a1/a2 b1/b2 अगर इक्वल नहीं है तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 होंगे तब ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। और अगर a1/a2 b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होंगे तो ये 3 पॉइंट हो जाएंगे। तो आप इसको पॉज करके आप इसको लर्न कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए बच्चे, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, अब हम इसको चेक करते हैं कि ये किस तरह के सॉल्यूशन में आएंगे, है ना। जैसे ये है x + 2y = 5, 2x + 4y = 10। अब यहाँ पर जो c1 c2 है वो राइट हैंड साइड में, तो अगर आप देखो तो a1/a2 निकाल लो, है ना, a1/a2, ये कितना आ जाएगा बच्चे, तो ये आ जाएगा 1/2, है ना। a1 की वैल्यू x और 1 हो गई और a2 की वैल्यू 2 हो गई। उसी तरह से b1/b2 निकाल लीजिए, है ना, b1/b2 निकालो तो b1 की वैल्यू हो गया देखो 2 है और b2 की वैल्यू हो जाएगा 4, है ना, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। और उसके बाद आप c1/c2 देख लो कैसा है, c1/c2, तो c1 है 5 और c2 10 है। क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड है इसलिए सही है, अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड होते तब भी सही होता, लेकिन अगर एक लेफ्ट होता और एक राइट होता तो फिर हमें या तो दोनों को लेफ्ट में लाना होता या तो दोनों को राइट में रखना होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, ये भी 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो कंडीशन जा रहा है वो ये वाला कंडीशन जा रहा है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब है, बताइए कैसा नेचर हुआ, तो आप कह सकते हो कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले नेचर में चला गया, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, या मेनी सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ कैसा होगा बताइए, ग्राफ, यस, तो ग्राफ हो जाएगा कोइंसाइड, है ना, ग्राफ आपका कोइंसाइड करेगा, है? तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कोइंसाइड करेगा। और तीसरा, सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, तो ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर है 2x + y = 5 और 3x - y = 4। अब यहाँ पर देखते हैं कैसा सॉल्यूशन है। यहाँ पर a1/a2 निकालो, तो देखो a1 हो गया इस x का कोएफिशिएंट यानी 2, a2 हो गया इस x का कोएफिशिएंट यानी 3, अब आइए b1/b2 ये निकालो, तो b1/b2 यानी पहले इक्वेशन का जो y का कोएफिशिएंट होगा वो b1 है जो कि 1 है, और b2 क्या है, -1 है, दूसरे वाले y के कोएफिशिएंट, तो ये हो गया -1। तो पहले ही हम लोग क्या देख रहे थे कि a1/a2 की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू b1/b2 है कि नहीं, a1/a2 की जो वैल्यू है वो b1/b2 के इक्वल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन में अगेन हमारा 3 पॉइंट आ जाएगा, कौन कौन, एक कि हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक हो जाएगा, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है
कि x के एक वैल्यू होंगे और y के एक वैल्यू होंगे, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आएगा, ग्राफ जो होगा इंटरसेक्ट करेंगे, हमारा जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, है ना, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे और वही पॉइंट जो है उस इक्वेशन, उन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। और जो तीसरा पॉइंट हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन का नेचर है वो कंसिस्टेंट है ना, कंसिस्टेंट, तो हमारा सॉल्यूशन का नेचर कंसिस्टेंट होगा। आई होप कि समझ में आ गया। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर k की वैल्यू बताना है जिससे कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट हो। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर जो कंडीशन है हमारा इनकंसिस्टेंट का है ना, तो हम लोग इनकंसिस्टेंट को ध्यान में रखेंगे कि उसका क्या कंडीशन है। तो इनकंसिस्टेंट का कंडीशन हमारा क्या है बच्चा, a1 by a2 is not a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 upon c2। ये हमारा इनकंसिस्टेंट का कंडीशन है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर a1 by a2, तो a1 x का मल्टीपल है ना, यानी 2, a2 सेकेंड इक्वेशन के x का मल्टीपल k प्लस 1 है, तो k प्लस 1 इज इक्वल टू b1 बाई b2 फर्स्ट इक्वेशन के y का मल्टीपल 3, सेकेंड इक्वेशन के y का मल्टीपल है k प्लस 2, ये हो गया b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 यानी 7 डिवाइडेड बाय 40। अब आप इसको सॉल्व करिए, है ना, तो जैसे आप इसे ले लो, है ना, इस कंडीशन को ले लीजिए। यहाँ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा कि 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 2 से ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 2k प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3k प्लस 3। ठीक है, अब k को एक साइड कीजिए, तो ये 2k है उसको राइट साइड भेज दो, तो जब 4 माइनस 3 यानी कांस्टेंट वाला टर्म एक साइड लाओ और k को एक साइड कर दो, तो 3k और माइनस के पास जाएगा 2k हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 कितना होगा 1 इज इक्वल टू 3k माइनस 2k दैट इज k। तो यहाँ पर k की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा 1 होगी। अगर हम k की वैल्यू 1 कर देंगे, एक k की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो ऐसे सिचुएशन में जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, है ना, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हुआ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो आप इसे सॉल्व कीजिए, है ना, वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज यूनिक। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k जिससे कि सॉल्यूशन जो है वो क्या हो, यूनिक हो। अब यानी यूनिक वाला का कंडीशन यूज करना होगा। तो यूनिक का जो कंडीशन था बच्चे क्या था बताइए, तो यूनिक का जो कंडीशन था हमारा वो था a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, है ना, यानी a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होती है वो यूनिक होती है। ठीक है, तब हम इसको वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 हो गया x के पहले x का कोफिशिएंट यानी 6, a2 हो गया दूसरे इक्वेशन के x का कोफिशिएंट, तो यहाँ हो गया 2k इज इक्वल टू y का b1 हो गया फर्स्ट इक्वेशन के y का कोफिशिएंट दैट इज 3 डिवाइडेड बाय दूसरे इक्वेशन के y का कोफिशिएंट हो गया 6, है ना, तो b1 बाय b2, है ना, तो ये दोनों ये रेशियो इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चे 2k इंटू 3 6k हो जाएगा
इज इक्वल टू 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से के का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो के का वैल्यू बताइए क्या होगा, यहाँ से के का वैल्यू निकला 36 डिवाइडेड बाय 6 है ना। तो 6 ये कैंसिल हो गया 6, तो के की वैल्यू हो गया हमारा 6। इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पर के की वैल्यू 6 रखेंगे, सॉरी यहाँ पर के की वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल टू 6 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 6। इसका मतलब कि अगर के का वैल्यू 6 के इक्वल नहीं हुआ तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए के का वैल्यू 6 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ करके बाकी कोई वैल्यू हो सकती है बट 6 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बच्चे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब करके आप हमें एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।